एसके स्टडी पॉइंट पर आज आप लोगों के लिए 100 नंबर का साइंस लेकर आए हैं जो फिजिक्स का है। अगर आप टीचर का एग्जाम देने वाले हैं 3.0, क्योंकि इसका एग्जाम है जो 19 से स्टार्ट है और आपका चलेगा 22 तक, तो उसमें आपका जिसका भी फिजिक्स है, फिजिक्स जो लिए हैं, जिसका 100 नंबर का फिजिक्स पूछा जाता है ऑप्शनल नंबर में, तो उसके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए इसको प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान दिला दें कि हमारे चैनल पे आप नए हैं, कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का प्रयास करें, ताकि और हम अच्छे अच्छे कंटेंट आपके पास प्रोवाइड करने की कोशिश करें। तो चलिए इसको देख लेते हैं। बहुत कम समय में हम आपको 100 नंबर करवाने वाले हैं। चल देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि प्रकाश के कणिका सिद्धांत किसने दिया था। तो प्रकाश के कणिका सिद्धांत देने का कार्य जो दिया न्यूटन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनके अनुसार कहा गया था कि प्रकाश छोटे छोटे कणों में विभाजित होते हैं, यानी बटे होते हैं या फिर मिलकर बने होते हैं, जिन्हें फोटोन कहा जाता है, और यह एक सरल रेखा में चलती है। प्रकाश जो है सरल रेखा में चलती है। ये भी न्यूटन का ही स्टेटमेंट था। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि में कणिका सिद्धांत से व्याख्या नहीं की जा सकती है। किसकी नहीं की जा सकती है? तो देखिए इसमें ध्रुवन, विवर्तन और परिकिरणन, ये तीनों की व्याख्या नहीं की जा सकती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तरंग का सिद्धांत किसने दिया। तो तरंग के सिद्धांत से एक साइंटिस्ट थे हॉकिंग्स, जिनके माध्यम से दिया गया था। ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। इनके अनुसार कहा गया था कि प्रकाश एक तरंग के रूप में गमन करता है। तो ये याद रखेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर बी ए आपका हो जाएगा सही आंसर। चलिए अर्थात चौथा क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत किसने दिया था। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत जो दिया गया था वो दिया गया था आपका मैक्सवेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा। और मैक्सवेल जो था स्कॉटलैंड के गणितज्ञ और भौतिक वैज्ञानिक थे। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश तरंग और कण दोनों है। यह कथन है, किसका है ये कथन? तो ये कथन जो है आपका, ये डी ब्रॉगली का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डी ब्रॉगली जो थे, उन्होंने द्वैध सिद्धांत दिया था प्रकाश का, और ये फ्रांस के साइंटिस्ट थे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर में। 6 नंबर में कहा जा रहा है किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे कम होता है। तरंगदैर्घ्य की बात करें तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होता है वह बैगनी का होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कम कह रहा है तो बैगनी हो जाएगा। अगर तरंगदैर्घ्य अधिक कहता तो फिर लाल हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, यदि हवा ना रहे तो आसमान का रंग काला दिखेगा। कारण बताना है आपको, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण या विवर्तन के कारण। तो ये जो होता है यह परिकिरणन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन्हीं के कारण जो है आसमान का रंग काला दिखाई देता है अगर हवा ना रहे तो। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में। 8 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी नीला दिखाई देता है। किसके कारण से? तो जल के कारण से, जल की उपस्थिति के कारण से पृथ्वी नीला दिखाई पड़ता है। इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर में दिया हुआ है। 9 नंबर कहा रहा है कि किसने कहा था कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे, न्यूटन ने कहा था कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, किनके अनुसार प्रकाश तरंग के रूप में गमन करता है। इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। हाइगेंस के माध्यम से। हाइगेंस अभी बताए थे इससे पहले वाले में। कहाँ के वैज्ञानिक थे हाइगेंस? तो ये स्कॉटलैंड के थे निवासी हाइगेंस। यहाँ प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकता है तो आप लोग सुधार लेंगे, ये हाइगेंस होगा। हाइगेंस, यहाँ सा हो जाएगा हाइगेंस। ठीक है। चलिए 10 नंबर के बाद हम 11वां नंबर क्वेश्चन में लेके चलते हैं। 11वां नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश के लिए द्वैध सिद्धांत या 2 सिद्धांत किसने दिया था। तो द्वैध सिद्धांत देने का काम डी ब्रॉगली ने किया था, जो फ्रांस के साइंटिस्ट थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जबकि प्रस्तु जो है ये विज्ञान से संबंधित है, जीव विज्ञान से रिलेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर क्वेश्चन में। 12वां नंबर में आपसे कहा जा रहा है उगते और डूबते हुए सूर्य लाल दिखाई देता है। किसके कारण से लाल दिखाई देता है? तो ये जो होता है प्रकिरणन के कारण से दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। प्रकिरणन के कारण ही खतरे के सिग्नल लाल बनते हैं, और इसके साथ साथ आसमान का रंग भी नीला प्रतीत होता है। ये सब जो कारण है वो प्रकिरणन के कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे 13 नंबर में पूछा जा रहा है कि साबुन का पतला फिल्म रंगीन होता है, तो किसके कारण से होता है रंगीन? तो देखिए ये जो होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण होता है, जिसे व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण के उदाहरण अगर जान लिया जाए तो
इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे भीगे हुए सड़क पर तेल की सतह इंद्रधनुष की तरह प्रतीत होना, ये भी जो है आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का कारण है, अर्थात व्यतिकरण के कारण है। मोर का पंख चमकना, ये सब व्यतिकरण का उदाहरण है। जब कम ऊंचाई पर जहाज उड़ता है तो घर में अगर टेलीविज़न है तो उसके चित्र में कंपन दिखाई पड़ता है, तो ये भी होता है व्यतिकरण के कारण। ये सभी आप याद रखेंगे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि साबुन का बुलबुला धूप में चमकता है, किसके कारण से चमकता है साबुन का बुलबुला? तो देखिए साबुन का बुलबुला धूप में चमकता है, ये भी व्यतिकरण का उदाहरण है, लेकिन इसमें जो है व्यतिकरण नहीं दिया है, कुछ दूसरा आंसर है इसमें दिया हुआ। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, इसमें ऊर्जा के पुनर्वितरण होता है। हमने बताया था आपको, अगर फिजिक्स हमारे साथ पढ़ रहे होंगे तो इसमें बताया था कि मान लिया जाए कि कोई वस्तु है और इधर से लाइट पड़ा, लाइट तो इसके सभी जगह पड़ते हैं, लेकिन कुछ जगह पर है जो ज़्यादा पड़ता है, कुछ जगह पर कम पड़ता है। इधर से लाइट पड़ा या इधर से लाइट पड़ा, है ना, सभी जगह। मान लिया जाए ये लाइट इधर मुड़ करके यहाँ चला गया, इधर का भी लाइट मुड़ करके यहाँ चला गया, ये सभी लाइट, तो इधर है इस भाग में जो है ज़्यादा चमकीला दिखाई देगा, इस भाग में कम चमकीला दिखाएगा, क्योंकि यहाँ से है जो लाइट इधर मुड़ गया है। इसी को कहते हैं ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाना। तो ये भी एक प्रकार का व्यतिकरण का ही उदाहरण माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 14 नंबर के बाद 15 नंबर में लेके चलते हैं। 15 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि किसने सबसे पहले बताया कि प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकता है। तो ये सबसे पहले बताया था न्यूटन ने बताया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। और इससे पहले हम तुरंत बताए थे कि न्यूटन जो है कहाँ के थे, तो न्यूटन इंग्लैंड के थे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस रंग का विचलन जो है सबसे ज़्यादा होता है? विचलन की बात कर रहा है। देखिए विचलन सबसे ज़्यादा अगर की बात करें तो वह होता है आपका बैगनी का विचलन सबसे अधिक होता है। ऐसे भी जान लीजिए कि बैगन में क्या होता है, बीज की संख्या अधिक होता है, तो विचलन सबसे अधिक किसमें, बैगनी में, और लाल में सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? तो सबसे कम विचलन जो होता है अभी बताएं, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, बैगनी का सबसे ज़्यादा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है, कितना होता है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है 7500 एंगास्ट्रॉम होता है। ऑप्शन नंबर, एंगास्ट्रॉम का सूचित इस तरह से किया जाता है, यहाँ पर छूट गया है तो आप लोग कर लेंगे इसको। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। देखिए 7500 मान लिया जाए, यहाँ पर आप लिख लेते हैं, यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। मान लिया जाए कि प्रकाश की रंग जो है 7 रंगों में विभक्त हो गया वर्ग विक्षेपण के माध्यम से, तो रंग जो है वो लाल होता है, नारंगी, पीला, हरा, नीला और जामुनी और बैगनी, 7 रंग होता है। लेकिन उसमें से सबसे पहले रेड यहाँ पर होता है और सबसे अंत में जो होता है वो बैगनी होता है ना। बैगनी को क्या कहा जाता है, वायलेट, यहाँ पर है। तो यहाँ से अगर लाल की हम वेवलेंथ देखें यानी तरंगदैर्घ्य देखें तो इसका होता है 7500 एंगस्ट्रॉम। अगर 7500 एंगस्ट्रॉम है तो वो है लाल का। अगर वायलेट बैगनी का कहेगा तो बैगनी का होता है 4000, 4 पर 3 शून्य हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर लाल से ऊपर जिसका तरंगदैर्घ्य 7500 से ज़्यादा रहे वो जो होता है अवरक्त किरण होता है। यहाँ पर याद रख लेंगे अवरक्त किरण। और वही 4000 एंगस्ट्रॉम से अगर नीचे होता है जिसका वेवलेंथ तो होता है पराबैंगनिक किरण। पराबैंगनिक याद रखेंगे, पराबैंगनिक। यहाँ पर थोड़ा लिखने में हमें परेशानी होती है इसलिए आप समझ गए होंगे। तो आपको जहाँ से भी पूछा और इसके बीच में 7500 और 4000 के बीच में जो होता है विजुअल रे होता है, नहीं दृश्य किरण होता है, तो इसको भी याद रखेंगे दृश्य किरण, है ना। तो आपको जहाँ से भी क्वेश्चन उठा के पूछे, आप इतना कंसेप्ट अगर मालूम है आप बना सकते हैं। जैसे आपको पूछ दिया लाल रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य 7500 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। वही अगर पूछा कि बैगनी का तरंगदैर्घ्य कितना होता है तो 4000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, है ना। वही अगर पूछेगा 4000 से नीचे रहे तो कौन सा होगा, पराबैंगनी। 7500 एंगस्ट्रॉम से ऊपर रहे तो क्या हो जाएगा, अवरक्त। और 7500 4000 के बीच में रहे या 4000 और 7500 के बीच में रहे तो उसको क्या कहा जाता है, दृश्य प्रकाश कहा जाता है। 18 नंबर के बाद 19 नंबर में लेके चलते हैं। 19 नंबर में कह रहा है मानव नेत्र देख सकता है तरंगदैर्घ्य में। मानव नेत्र कितना देख सकता है, तो अभी बताए हैं कि मानव नेत्र जो देख सकता है वो विजुअल रे को देख सकता है जो 75 से और 4000 के बीच होता है। तो देखिए 4000 और 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, यहाँ एंगस्ट्रॉम कर लीजिएगा।
मिस प्रिंटिंग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर के बाद हम 20 नंबर में देखते हैं, किस नेत्र किस रंग के लिए अधिक संवेदनशील होता है। तो नेत्र जो होता है सबसे अधिक संवेदनशील होता है येलो के साथ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीला रंग। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि 7500 एंगस्ट्रॉम से ऊपर, यहाँ पर एंगस्ट्रॉम कर लीजिए, 7500 एंगस्ट्रॉम से ऊपर के तरंगदैर्घ्य को कहते हैं। अभी बताएं 7500 से ऊपर रहेगा तो उसको क्या कहा जाएगा, अवरक्त कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि माध्य रंग किसको कहा जाता है, तो माध्य रंग भी कहा जाता है पीला रंग को, ऑप्शन नंबर ए। माध्य रंग का मतलब कैसे, जैसे मान लिया जाए वर्ण विक्षेपण कराएं, इस पर एक रे किए और एक रे पर जो है प्रकाश पड़ा और 7 रंगों में क्या हो गया, विभक्त हो गया, इधर से 7 रंगों में आपका क्या हो गया, विभक्त हो गया। तो जो विभक्त होने के फलस्वरूप 7 रंग का जितने भी तरंगदैर्घ्य होते हैं उसको आप ऐड कर दीजिएगा और 7 से डिवाइड कर दीजिएगा तो पीला रंग के बराबर आ जाता है, इसीलिए आपका माध्य रंग कौन सा हो गया, पीला रंग हो जाता है। चलिए 23 नंबर में क्वेश्चन में चलते हैं, प्राथमिक रंग के बारे में पूछ दिया है, प्राथमिक रंग कौन सा होता है। तो प्राथमिक रंग जो होता है लाल, हरा और नीला को कहा जाता है, लाल, हरा और नीला। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इसके लिए हम एक ट्रिक बताए थे आपको, मान लिया जाए ये आप फिर से देख लेंगे इसको, ये त्रिभुज को याद रखेंगे, यहाँ पर लाल रंग लिख लेंगे, रेड, यहाँ पर लिख लेंगे ग्रीन और यहाँ पर लिख लेंगे ब्लू। अब जिसका भी पुलेगा ये, और बीच वाले को रख लेंगे आप श्वेत रंग। यहाँ से आप कट कर लगा देंगे यहाँ से, और यहाँ पर आपका इससे कट लगाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ कट लगाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ कट लगाएंगे, है ना। अब आपको पूछ दिया जा रहा है ये वाला बीच वाला है, यहाँ पर होगा, इसको कट कर देते हैं थोड़ा, और यहाँ पर हो जाएगा पीला, येलो, यहाँ पर हो जाएगा मैजेंटा और यहाँ हो जाएगा सियान, और ये बीच वाला जो होता है वाइट कलर होता है। अब आपको कह देगा कि प्राथमिक रंग कौन है, तो लाल, हरा और नीला, जो ऊपर में सबसे प्राथमिक रंग होता है, तो लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग हो जाएगा। वही अगर द्वितीय रंग कहे तो बीच वाला इसके बीच वाला होता है, इसके बीच और इसके बीच, तो येलो, मैजेंटा, सियान ये द्वितीय रंग होता है जिसको सेकेंडरी कलर कहा जाता है, बीच में वाइट होता है। अब इसमें 2 कलर मिलाने के बाद रंग बन जाता है, जैसे रेड और ग्रीन को मिलाइएगा तो येलो बन जाएगा, रेड और ब्लू को मिलाइएगा तो मैजेंटा बन जाएगा, ब्लू और जी को मिलाइएगा यानी ग्रीन को मिलाइएगा तो सियान बन जाएगा, सियान और रेड को मिलाइएगा व्हाइट बन जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछते रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 24 नंबर में। 24 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि लाल तथा हरा, लाल प्लस हरा को मिलाने से कौन रंग बनता है। तो अभी देखिए फिगर बताए थे, लाल और हरा को मिलाने से क्या बन जाएगा, पीला रंग बन जाएगा। तो पीला देखिए कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 25 नंबर में। 25 नंबर कहा जा रहा है कि जो वस्तु सभी रंग को अवशोषित कर लेते हैं वह कैसा दिखता है। तो जो रंग सभी रंग को अवशोषित कर लेता है, किसी भी रंग को परिवर्तित नहीं करता है, तो वो काला दिखता है। यहाँ पर कौन सा होगा, काला। देखिए कहाँ है, काल लिख दिया है, काला कर लीजिएगा यहाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो वस्तु सभी रंगों को परिवर्तित कर देता है तो उसको क्या कहा जाता है। सभी को अवशोषित कर लिया तो अभी जान गए काला कहा जाता है। जब सभी को परिवर्तित कर देता है तो व्हाइट होता है, उजला होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 27 नंबर में कहा जा रहा है, हरा रंग के वस्तु के अंदर कौन सी रंग नहीं होता है, नहीं है। हरा रंग के वस्तु के अंदर कौन सा रंग नहीं है। अब देखिए कोई ये वस्तु है ना, ये हरा रंग के है यानी ये ग्रीन रंग का वस्तु है। इसका मतलब ये जो दिख रहा है ग्रीन, इसका मतलब ग्रीन को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्स कर रहा है, परावर्तित कर रहा है। तो इसके अंदर ग्रीन ही नहीं होगा ना, क्योंकि ग्रीन को रिफ्लेक्स कर रहा है। बाकी इसके अंदर सभी रंग होगा, 7 रंग में से 6 रंग होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, तो किसका क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 27 का बी हो जाएगा। 28 नंबर में चलते हैं। 28 नंबर में कहा जा रहा है कि लाल गुलाब का फूल हरा प्रकाश में किस रंग का दिखेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग जानते हैं, काला रंग दिखेगा। देखिए कहाँ पर दिया हुआ, काला यहाँ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। काला कर लीजिएगा, यहाँ छूट गया है। चलिए 28 के बाद 29 नंबर में चलते हैं। 29 नंबर में कहा जा रहा है कि बिना माध्यम परिवर्तन के प्रकाश के पथ किसके कारण बदल सकता है, किसके कारण बदल सकता है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, देख लेंगे इसको। 29 नंबर में कह रहा है अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, कि इनमें से सभी के कारण। 29 नंबर का क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको बनाने का प्रयास करेंगे। फिर से देख लीजिए, बिना माध्यम परिवर्तन के प्रकाश के पथ किसके कारण बदल सकता है, यही क्वेश्चन पूछ दिया गया है।
अब आपको इसमें आंसर बताना है। ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं और आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर हमारे साथ जुड़कर पढ़ रहे होंगे तो ये क्वेश्चन का आंसर जरूर मालूम होगा, तो इसको बताने का प्रयास करें। ऐसे लास्ट में हम बताने का प्रयास करेंगे इसे 29 नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर में। 30 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 30 नंबर में प्रकाश के विवर्तन के उदाहरण है। तो प्रकाश के विवर्तन के उदाहरण कुछ दिया है, तो देख लिए प्रकाश के विवर्तन के उदाहरण क्या है। इसमें कह रहा है पत्ते की परछाई गोल बनना, फिर है दूसरा कह दिया है कि सीडी कैसेट का चमकना, फिर कह दिया तलवार की परछाई में धार न बनना, इनमें से सभी। ये कौन सा हो जाएगा विवर्तन का उदाहरण? तो विवर्तन का उदाहरण देखिए सभी हो जाएगा। प्रकाश पत्ते की परछाई गोल नहीं बनता है विवर्तन में, ये सही है। दूसरा नंबर में कहा जा रहा है कि तलवार की जो परछाई होती है उसमें उसका धार का जो है फिगर नहीं बनता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपका सही है। सीडी का चमकना ये अलग उदाहरण है, ये भी आपका विवर्तन का ही उदाहरण है। सीडी कैसेट की सतह का चमकना, देखते होंगे सीडी कैसेट चमकता, तो ये तीनों क्वेश्चन जो है विवर्तन का ही उदाहरण है, इसीलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाती है, जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होगा? परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है? तो इसका वेग में भी परिवर्तन हो जाता है और तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन आवृत्ति इसका चेंज नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। चलिए 32 नंबर में देख लीजिए। 32 नंबर में कहा जा रहा है कि जब प्रकाश सघन से विरल में जाए। देखिए पहले कह रहा था विरल से सघन में, तो जब प्रकाश सघन से विरल में जाती है तो परिवर्तन नहीं होता है। क्या नहीं परिवर्तन होता है? तो देखिए वेग तो परिवर्तन हो जाता है, संवेग हो जाता है, लेकिन ये आवृत्ति नहीं बदलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें ये नहीं बदलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर में। 33 नंबर में कहा जा रहा है कि हवा का अपवर्तनांक कितना होता है। हवा का पूछ दिया गया है, हवा का अपवर्तनांक जो होता है 1 होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हीरा का अपवर्तनांक, यहाँ पर अपवर्तनांक कर लेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक जो होता है 2.4 होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर में। 35 नंबर में क्या कहा जाए? लेंस किस पदार्थ का नहीं हो सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस पदार्थ का नहीं हो सकता है? पानी का, कांच का, प्लास्टिक का? आप दें इसका आंसर। देखिए लेंस जो होता है पारदर्शी होता है, और पारदर्शी का मतलब पानी भी पारदर्शी है, कांच भी पारदर्शी है और प्लास्टिक भी पारदर्शी है, क्योंकि हम प्लास्टिक के बोतल में पानी पीते हैं तो वो भी एक ट्रांसपेरेंट है। तो ये सभी का हो सकता है लेंस, इसीलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 36 नंबर में। लेंस होता है, अभी बताएं, लेंस जो होता है पारदर्शी होता है और पारदर्शी के साथ साथ कम से कम एक भाग उसका वक्र होना चाहिए, तभी जो होता है वो क्या होता है? लेंस होता है। तो लेंस में दोनों बातें याद रखना है आपको कि लेंस जो होता है पारदर्शी होता है और कम से कम एक भाग उसका जो है वक्र माने टेढ़ा मेढ़ा होना चाहिए, तब वह लेंस की कैटेगरी में आता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 1, 2 दोनों सही है, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है लेंस की शक्ति और फोकस दूरी निर्भर करता है। तो लेंस की शक्ति और फोकस दूरी जो निर्भर करता है वक्रता त्रिज्या यानी R1 और R2 पर भी निर्भर करता है, और इसके साथ साथ म्यू पर भी निर्भर करता है, दोनों पर निर्भर करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इनमें से एक से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है किसी लेंस की क्षमता बढ़ने पर उसकी फोकस दूरी, लेंस की अगर क्षमता बढ़ाएंगे तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगा? यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देख लीजिए लेंस की क्षमता बढ़ने पर उसकी फोकस दूरी क्या हो जाता है? क्योंकि आप जानते हैं कि लेंस की अगर हम पावर बढ़ाएंगे तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगा? घट जाता है, क्योंकि आप जानते हैं, पढ़े होंगे, P बराबर होता है 1/f होता है, और P पर करते हैं पावर, F हो गया फोकस, है ना। तो A बढ़ेगा, पावर बढ़ेगा तो फोकस घट जाएगा, और फोकस घटेगा तो पावर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ लेंस में कह रहा है क्षमता बढ़ने पर, क्षमता को पावर कहते हैं, पावर बढ़ेगा तो फोकस क्या हो जाएगा? घट जाएगा। एक दूसरे का ये उल्टा होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्वारक यानी किसे द्वारक कहा जाता है। तो द्वारक कहा जाता है आपको आयाम को। आयाम को इंग्लिश में एम्पलीट्यूड कहते हैं, एम्पलीट्यूड भी कहा जाता है। तो आप आंसर याद रखेंगे, आयाम को जो है द्वारक कहा जाता है। 39 के बाद 40 नंबर में देख लीजिए। 40 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, यदि किसी लेंस को लेंस के अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक के द्रव्य में डुबाते हैं तो इसकी क्षमता होती है। इसकी क्षमता क्या हो जाती है, इसकी क्षमता जो होती है घट जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही है। इसकी क्षमता बढ़ती है नहीं, इसकी क्षमता नहीं बढ़ती है, बट फोकस दूरी बढ़ जाता है। ए और ए दोनों सही हो जाता है, इसके माध्यम से ए भी सही है और ये भी सही है। तो दो सही है, इसके लिए आपका क्या आंसर हो जाएगा, एक से अधिक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 41 नंबर में, कह रहा है लेंस को पानी में डुबाने पर इसकी क्षमता क्या होगा। अगर पानी में डुबा देते हैं लेंस को तो लेंस की क्षमता जो होती है घट जाती है, ये सही है। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यदि किसी लेंस को लेंस के समान अपवर्तनांक में डुबाते हैं, अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डुबाते हैं तो लेंस होगा, कैसा हो जाएगा, समान कह रहा है। तो ऐसे स्थिति में जो है लेंस अदृश्य हो जाएगा, दिखाई नहीं पड़ेगा, है ना। ये आपका सही है। दूसरा में कह रहा है इसकी क्षमता शून्य हो जाती है, ये भी सही है। और कह रहा है इसका फोकस दूरी अनंत हो जाता है, ये भी आपका सही है। तीनों आपका सही है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से एक से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 43 नंबर में। 43 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि यदि किसी लेंस को लेंस के अपवर्तनांक से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डुबाया जाता है तो क्या हो जाएगा, फोकस दूरी क्या होता है, बढ़ता है, बिल्कुल सही कह रहा है। क्षमता घटता है, ये भी सही है आपका। और लेंस की प्रकृति उल्टा हो जाता है, ये भी सही है। तीनों सही है इसमें, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई चला जाएगा। देखिए कभी कभी है जो यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे कि कभी कभी इनमें से कोई नहीं 4 ऑप्शन में भी दिया रहेगा, इनमें से कोई नहीं 5वां ऑप्शन में रहेगा, तो दोनों ऑप्शन को देख कर मारना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 44 नंबर में, हवा में जल का बुलबुला किस लेंस की तरह कार्य करता है। तो हवा में अगर कह रहा है जल का बुलबुला तो ये जो है उत्तल लेंस की तरह काम करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 44 के बाद 45 नंबर में। 45 नंबर कहा जा रहा है जल के अंदर हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है। देखिए अभी था बोला था इसमें हवा में जल का बुलबुला, अब ये उल्टा कर दिया जल के अंदर हवा का बुलबुला। तो क्वेश्चन को इसका पैटर्न समझिएगा, जल के अंदर अगर कहे हवा का बुलबुला किसके भांति काम करता है तो ये हो जाएगा अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेंस का एसआई मात्रक है। तो लेंस का एसआई मात्रक जो होता है डायमीटर होता है, क्या हो जाता है, डायोप्टर होता है, ये सही है। लेकिन आप इसका आंसर अगर इसको चेंज करेंगे डायोप्टर में तो प्रति मीटर भी होता है। तो अब प्रति मीटर और डायोप्टर ये दोनों ऑप्शन सही है, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस को कहते हैं। देखिए उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, उत्तल लेंस को कहा जाता है कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस मतलब अभिसारी लेंस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अभिसारी, बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है। इसमें देख लीजिए क्या कहा जा रहा था, उत्तल लेंस को कहते हैं। तो उत्तल लेंस वाला अगर पूछ दिया जाए तो अभिसारी कन्वर्जिंग और अवतल लेंस दोनों यहाँ पूछा हुआ है। देख लीजिए यहाँ पर कहा जा रहा है उत्तल लेंस अभिसारी हो जाएगा। चलिए अच्छा अवतल लेंस नहीं आया है, अवतल लेंस अगर आएगा तो हम बता देंगे, लेकिन जान लीजिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। चलिए 48 नंबर में चल लीजिए। 48 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है उत्तल लेंस में। तो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक भी बनता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद वास्तविक भी बनता है इस लेंस में, ये भी सही है। साथ में साथ बड़ा छोटा भी बनता है, इस लेंस में जो होता है बड़ा और छोटा भी बनता है। बड़ा छोटा बनता है लेकिन बराबर नहीं बनता है, तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, एक से अधिक आंसर चला जाएगा इसमें। बड़ा छोटा तो बनता है लेकिन बराबर नहीं बनता है, तो यहाँ से कट गया ही, तो ए और बी सही हो जाएगा, इसका मतलब एक से अधिक हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन 49 नंबर में, चलिए 49 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का शर्त है। क्या शर्त है? देखिए, जब भी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है तो सबसे पहले क्या होता है, लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे। बिल्कुल सही है, लाइट जो होता है सघन से विरल में जाना चाहिए, प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में नहीं, ये नहीं होगा। कहता है अपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, ये भी आपका सही दिया हुआ है। तो ये दोनों अगर शर्त रहे तभी जाकर के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। ए और सी आंसर सही हो जाएगा, इसका मतलब डी चला जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर में। 50 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 50 नंबर में कहा जाए किस रंग के लिए क्रांतिक कोण अधिक होगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया है, किस रंग के लिए पूछ दिया क्रांतिक कोण अधिक होगा, तो लाल के लिए क्रांतिक कोण अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हीरा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं वाला क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा इसको ठहर के बनाना है। देखिए पढ़ना है इसको। ए में कह रहा है हीरा चमकदार होता है, तो हीरा चमकदार तो होता है, बिल्कुल सही है। चलिए हीरा जहरीला होता है, हीरा कार्बन का शुद्ध रूप होता है, ये भी सही है। और कह रहा है सत्य नहीं है, तो देख लीजिए सभी कथन सी, हीरा जो है जहरीला होता है। कुछ लोग जानते हैं कि हीरा जहरीला नहीं होता है, गलत धारणा मत रखिएगा। हीरा जो होता है जहरीला होता है, ये नहीं होता है, ये आपका गलत दिया हुआ है। और क्या कह रहा है सत्य नहीं है का चुनना है, तो सत्य यही हो गया, यही सत्य नहीं है ना। हीरा जहरीला होता है, गलत है, हीरा जहरीला होता ही नहीं है, ये आपको याद रखना है। अगर पूछ देंगे कि कोई हीरा जहरीला होता है तो बिल्कुल कहिएगा नहीं, अब कहेगा जहरीला होता है मतलब ये गलत बोल रहा है, तो गलत ही को चूज करना था। चलिए अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए। 52 नंबर में कहा जा रहा है कि किस रंग के लिए क्रांतिक कोण कम होगा। देखिए क्रांतिक कोण कम कह रहा है तो बैगनी के लिए होगा, क्रांतिक कोण अधिक है तो लाल के लिए होगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस सतह पर प्रकाश की किरण लंबवत आती प्रतीत होती है, तो प्रवर्तन कोण का मान ले। देखिए किसी सतह पर, मान लिया इस सतह है, तो सतह पर जो है प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है। जब प्रकाशीय वेग से प्रकाश गमन करता है तो उसी माध्यम में वो लौट जाता है ना, जिसको प्रकाशीय बिंदु कहते हैं। तो इसमें जो है गैपिंग नहीं हुआ, तो इसलिए जीरो कोण बनेगा। अगर गैप होता, इधर से आता, यहाँ से टकराता, इधर लौटता, तब ना गैप होता, लेकिन इधर से आया सीधा और सीधा ही लौट गया, इसका मतलब गैप नहीं बना, तो गैप नहीं तो कोई कोण नहीं बनेगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगला क्वेश्चन 54 नंबर में। 54 नंबर में कहा जा रहा है प्रकाश के परावर्तन में बदलता है। देखिए प्रकाश के परावर्तन में क्या बदलता है, तो प्रकाश के परिवर्तन में बदलता है आवृत्ति, बिल्कुल नहीं बदलता है आवृत्ति। चलिए वेग बदलता है, वेग भी नहीं बदलता है, ये भी गलत दिया हुआ है। तरंगदैर्घ्य बदलता है, ये भी नहीं बदलता है। पथ बदलता है, हाँ ये पथ बदल जाता है, प्रकाश के परिवर्तन में जो होता है पथ बदलता है, बाकी आवृत्ति, वेग और तरंगदैर्घ्य नहीं बदलता है। चलिए 54 के बाद अब चलते हैं 55 नंबर में। 55 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, दोनों को पूछ दिया है, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण। चलिए उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो इसमें जो होती है ये धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होता है प्लस होता है, धनात्मक में होता है, याद रखना है इसको, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। चलिए 55 नंबर के बाद 56 नंबर में चलते हैं। 56 नंबर में क्या कहा जा रहा है, 56 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि दर्पण के आधे भाग को काले रंग से रंग देने पर, आधा फोड़ देने से या फिर पानी में डुबा देने से इसमें होगा, क्या होगा। तो 56 का क्वेश्चन देख लीजिए, उसकी फोकस दूरी चेंज हो जाएगा या फिर फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा या फोकस दूरी बढ़ते जा सकता है। देख लीजिए जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो इसकी फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी इसका सटीक आंसर है, वो फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, यदि फोकस दूरी धनात्मक है, यदि फोकस दूरी धनात्मक है तो दर्पण और लेंस होगा, कैसा होगा, तो दर्पण और लेंस दोनों जो होगा उत्तल होगा, क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। ये दर्पण काट दीजिएगा, दोनों दर्पण भी हो जाएगा उत्तल और लेंस भी हो जाएगा उत्तल, अगर फोकस दूरी धनात्मक है तो। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में देख लेते हैं, अवतल दर्पण के बारे में निम्नलिखित में से कथन में कौन सही है। आपको सही कर रहा है,
अवतल दर्पण से संबंधित आपको सही करना है। एक किरण को मिलाता है, तो बिल्कुल सही है। देखिए मान लिया जाए अवतल दर्पण इधर है, इधर से हम जब यहाँ से प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण चलाते हैं, हम ले जाते हैं, तो हमेशा फोकस से गुजरती है। नीचे से भी ले जाएंगे तो ये भी कहाँ से गुजरती है, फोकस। इसका मतलब है कि वो क्या कर रहा है, मिलाने का काम कर रहा है, किरण को मिलाने का काम कर रहा है। तो यह जो होता है अवतल लेंस में ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्पण में काल्पनिक सीधा और बराबर प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस दर्पण में काल्पनिक भी बनता है, सीधा भी बनता है और बराबर बनता है। तो ऐसा दर्पण को कहा जाता है समतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 60 नंबर में, छोटा प्रतिबिंब निम्नलिखित में से बनेगा। तो छोटा प्रतिबिंब किस में बनता है, देख लीजिए, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, किस में बनेगा। तो छोटा प्रतिबिंब जो बनता है अवतल में भी बनता है और साथ साथ उत्तल में भी बनता है, दोनों में बनता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी चला जाएगा, 60 का डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 61 नंबर में, बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो बराबर आकार का प्रतिबिंब किस में बनता है, उत्तल दर्पण में, बिल्कुल नहीं, बराबर बनता है। अवतल दर्पण में, हाँ, अवतल दर्पण में जो होता है ये बराबर प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में भी बराबर प्रतिबिंब बनता है। इसमें ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, एक से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन है 62 नंबर में, स्ट्रीट लाइट में किस दर्पण का यूज होता है। जैसे आप लोग गली में जाते हैं, गली मोहल्ले में, तो स्ट्रीट पर लाइट लगा हुआ रहता है, यहाँ खंभा रहता है, खंभा पर लाइट लगता है, रात में रोशनी यहाँ से पड़ता है गलियों में। तो ये कौन सी स्ट्रीट लाइट में कौन सा दर्पण लगा रहता है, इसमें यही पूछा गया है। तो इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए। स्ट्रीट लाइट में जो होता है कौन सा लेंस होता है, तो स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप लोग ध्यान में रखेंगे, उत्तल दर्पण। चलिए, और इसी से संबंधित क्वेश्चन और भी बनते हैं। जैसे आपको दंत चिकित्सा में पूछ दिया जाए, दंत चिकित्सा में किस दर्पण का यूज होता है, तो अवतल दर्पण का। साइड मिरर में किसका यूज होता है, तो उत्तल दर्पण का। ड्रेसिंग टेबल में किसका यूज होता है, समतल दर्पण का। टेबल लैंप में किसका यूज होता है, तो अवतल दर्पण का। और उसके साथ साथ पेरिस्कोप में समतल दर्पण का। फिर TNT विशेषज्ञ में, यानी डॉक्टर जो है किस दर्पण का यूज करता है डॉक्टरी करने में, तो है अवतल दर्पण का। जब वाहन तीखे मोड़ पर मुड़ती है तो उसमें जो स्थिति देखा जाता है उसमें कौन सा दर्पण रहता है, अभी बताएं, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण रहता है। सोलर कुकर में जो रहता है अवतल दर्पण और समतल दर्पण दोनों रहता है, याद रखना है। शोरूम की निगरानी रखने में उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। सौर भट्ठी में जो रहता है अवतल दर्पण रहता है, ये सभी आपको याद रखना है। कैलिडोस्कोप में जो है समतल दर्पण रहता है। वही सर्च लाइट में कहे या खोजी बत्ती में कहे तो अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। और साथ साथ प्रोजेक्टर मशीन में जो रहता है अवतल दर्पण रहता है। तो इतना क्वेश्चन आपको स्ट्रीट लाइट से के अंतर्गत आता है जो पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन है 63 नंबर में। 63 नंबर में कह रहा है कि मानव के नेत्र से कितने डिग्री पारस प्राप्त होता है। देखिए, मानव के जो होते हैं 2 आँख होते हैं, कितना होता है, 2 आँख, और दोनों आँख में जो होता है अलग अलग पारस होता है। अगर एक आँख की बात करें तो 120 डिग्री का पारस होता है। तो कहिएगा 2 आँख का कितना होगा, तो आप लोग ज़्यादा दिमाग लगा देंगे, 120 गुना 240 हो जाएगा सर। 240 आपका गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों अगर आँख एक साथ अगर पारस की बात करें तो दोनों जो बनाता है वो 180 डिग्री का बनाता है। तो यहाँ पर आपको यहाँ क्लियर नहीं किया गया है कि एक आँख से आपको डिग्री पारस पूछ रहा है या दोनों आँख से, लेकिन आपको आँख सिर्फ दे दिया है। तो मानव में आँख जो होते हैं 2 होते हैं, इसका मतलब है दोनों आँख का पूछ रहा है। तो दोनों आँख का पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 63 नंबर के बाद 64 नंबर में चलते हैं। 64 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग कहलाता है। देखिए, मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग कहा जाता है स्कॉल रेटी कहा जाता है, जिसको हिंदी में दृढ़ पटल भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसका आकार लगभग गोलाकार होता है और ये सफ़ेद रंग का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 65 नंबर में। 65 नंबर में कहा जा रहा है कि मानव नेत्र का उत्तल लेंस बना होता है। तो मानव नेत्र का उत्तल लेंस किसका बना होता है, तो ये जो होता है प्रोटीन का बना होता है, क्योंकि मानव का आँख जो होता है इस टाइप का होता है, ऐसे, माफ़ कीजिएगा, यहाँ से हम फिर से बनाने का प्रयास करते हैं। मानव का आँख जो होता है इस टाइप से होता है बना हुआ।
तो ये जो होता है किस लेंस का है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में किसका बना होता है? प्रोटीन का बना हुआ होता है। प्रोटीन आप याद रखेंगे। चलिए 65 के बाद 66 नंबर में देख लीजिए, किस कारण से नेत्र लेंस की फोकस दूरी स्वतः बदलता है। देखिए स्वतः बदलने की बात अगर यहाँ पूछा जाए किस कारण से, तो इसको कहते हैं एकोमोडेशन पावर के कारण है जो ऐसा होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलाव, एकोमोडेशन पावर को हिंदी में सामंजस्य क्षमता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। सामंजस्य क्षमता के कारण जो है लेंस की फोकस दूरी बढ़ता है या फिर घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 67 नंबर में। 67 नंबर के बाद देखिए 66 नंबर यहाँ था, यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, 67 हो जाएगा। आप लोग सुधार लेंगे इसको। चलिए नेत्र की खिड़की किसे कहते हैं? तो नेत्र की खिड़की किसको कहा जाता है? चलिए देख लीजिए, नेत्र की खिड़की कहा जाता है कॉर्निया को। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। कॉर्निया जो होता है एक पारदर्शी झिल्ली होता है जिसे मेम्ब्रेन अंग्रेजी में बोला जाता है। साथ में नेत्र की खिड़की इसलिए कहा जाता है क्योंकि नेत्रदान में जो कॉर्निया का ही प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि नेत्रदान में किसका यूज किया जाता है, दान जो देते हैं वो कॉर्निया को देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 67 नंबर में देख लीजिए, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर वास्तविक भी प्रतिबिंब बनता है और उल्टा भी बनता है। दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 से अधिक हो जाएगा, डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है, रंग वर्धनता के विषय में कौन सा कथन सत्य है? पुरुषों में अधिक होता है रंग भंगता, बिल्कुल सही है। पुरुष इसके से अधिक ग्रसित होते हैं। महिलाओं में अधिक होता है, गलत। महिला तो नहीं होता है, इसमें उतना चपेट में नहीं आते हैं कलर बनाइडस में। कह रहा है इसकी वाहक स्त्रियां होती है, ये बिल्कुल सत्य बोल रहा है। वाहक जो होती है स्त्रियां होती है। तो ए और सी दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर आपका डी चला जाएगा, 1 से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन है 69 नंबर में। 69 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि लेंस के किस क्षमता के कारण चलचित्र देख पाते हैं, चलचित्र सिनेमा देख पाते हैं। तो इसको कहा जाता है दृष्टि निर्बंधता के कारण। दृष्टि निर्बंधता का मतलब समझ जाइए, नज़र को बांध देना, यानी कोई गैप नहीं दिखाई पड़ना, जिसके कारण से हम चलचित्र देख पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी है। देखिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी यहाँ पर देख लीजिए, आप मारेंगे 25 किलोमीटर, गलती हो जाएगा। क्यों? स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर है। अब 25 सेंटीमीटर आंसर में नहीं दिया है, आप आंसर कहाँ लगाएंगे? इनमें से कोई नहीं, लेकिन गलत हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर है, मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 से गुना हो जाएगा, अर्थात 250 मिलीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 250 मिलीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए 70 के बाद 71 नंबर में चलते हैं। 71 नंबर में कह रहा है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के लिए क्या चाहिए? निकट दृष्टि दोष है। अच्छा, निकट दृष्टि दोष क्या कहा जाता है? मायोपिया, हाइपर मायोपिया या फिर प्रेस बायोपिया, इसमें से आंसर देना है आपको। तो इसको मायोपिया कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष को। निकट के वस्तु तो उसे दिखाई नहीं पड़ता है, इसमें जो होता है दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई पड़ती है और निकट की अस्पष्ट, तो इसलिए निकट दृष्टि दोष होता है। तो इसमें याद रखेंगे, निकट की वस्तु स्पष्ट और दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देता है। तो निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम मायोपिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 72 नंबर में। 72 नंबर में कहा जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? अच्छा, कारण पूछ रहा है, निकट दृष्टि दोष का कारण। तो देखिए निकट दृष्टि दोष का कारण फोकस दूरी का बढ़ना, गलत। फोकस दूरी का बढ़ना नहीं होगा, फोकस दूरी का घटना, हाँ ये सही हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष का कारण जो है लेंस की फोकस दूरी घट जाता है। प्रतिबिंब रेटिना पर बनना, देखिए रेटिना पर नहीं बनता है, रेटिना से पहले बन जाता है। मान लिया यहाँ रेटिना है, यहाँ पर प्रतिबिंब बनना चाहिए लेकिन नहीं बनता है, यहाँ बन जाता है, पहले बन जाता है। तो ये गलत दिया हुआ है, रेटिना पर नहीं बनता। आपका आंसर कौन हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, क्योंकि निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? निकट दृष्टि दोष का कारण है फोकस दूरी का घटना। चलिए 73 नंबर में देख लीजिए, दूर दृष्टि दोष का कारण पूछ दिया है अभी। दूर दृष्टि दोष का कारण क्या है? इसमें जो होगा फोकस दूरी का बढ़ना होगा। देखिए फोकस दूरी का बढ़ना कहीं नहीं दिया हुआ है, हाँ यहाँ पर दिया हुआ है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाता है, ये सही है। साथ में दूसरा में कह रहा है कि प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनना, ये भी आपका सही है, क्योंकि दूर दृष्टि दोष में जो होता है
रेटिना के बाद बनता है इसका प्रतिबिंब, अर्थात दूर की वस्तु स्पष्ट और निकट की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देता है दूर दृष्टि दोष में। इसलिए आपका दोनों आंसर सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। आपका आंसर कहाँ चला जाएगा? इनमें से एक से अधिक चलाया जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 74 नंबर में। 74 नंबर में कहा जा रहा है निकट और दूर दृष्टि दोष के लिए चश्मा लगेगा। देखिए निकट के लिए जो चश्मा लगेगा वो अवतल दर्पण लगेगा और दूर दृष्टि दोष के लिए लगेगा उत्तल। तो देखिए अवतल उत्तल कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। ऐसो भी जान लीजिए, इसमें ट्रिक देख लीजिए, 3 अक्षर है ना, तो 3 अक्षर में है जो 2 अक्षर का चश्मा लगेगा, 4 अक्षर का लगेगा, माफ कीजिएगा, 3 अक्षर दिया हुआ है तो 4 अक्षर का चश्मा। तो 4 अक्षर देख लीजिए, अवतल है 1 2 3 4, और फिर दूर है जो 2 अक्षर का है, तो इसमें 3 अक्षर का चश्मा लगेगा। तो 3 अक्षर है उत्तल, 1 2 3 उत्तल, ये भी सही हो जाएगा। तो अवतल और उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है बुढ़ापे में कौन सी दृष्टि दोष हो जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुढ़ापा में जो रोग हो जाता है उसको क्या कहा जाता है? प्रेस बायोपिया कहा जाता है, जिसे हिंदी में जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये होता क्यों है? यह दृष्टि दोष बुढ़ापे में उत्पन्न होता है जिसमें निकट और दूर दोनों की वस्तु जो है दिखाई नहीं पड़ता है। चलिए इसका कारण जानने का प्रयास करें। इसमें कारण जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो नेत्र लेंस का सामंजस्य जो क्षमता होता है अधिक उम्र के कारण घट जाता है, जिसके कारण से बुढ़ापे में प्रेस बायोपिया रोग हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 76 नंबर में है। 76 नंबर में कहा जा रहा है कि दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो इसके उपचार के लिए प्रयुक्त लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? तो देखिए दूर दृष्टि दोष से एक व्यक्ति, दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है ना, दूर की नहीं दिखाई देता है, इसका मतलब उसको कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन से लेंस की चश्मा लगता है? अवतल लेंस का चश्मा लगता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? अवतल लेंस, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति जब अपने चश्मा लेंस को घुमा देता है तो उसे देखना बंद हो जाता है, तो वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो ऐसा घुमाने वाला अगर पूछे तो हो जाएगा आपका, चश्मा को घुरा देने की बात कहे तो आबिंदुकता रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आबिंदुकता रोग को कहा जाता है एस्टिग्मेटिज्म रोग या दृष्टि वैमन्य रोग। तो दोनों याद रखिएगा इसमें। चलिए अगर लेंस उल्टा पूछ देता तो जरा दृष्टि दोष हो जाएगा, घुमाने वाला पूछे तो आबिंदुकता हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जरा दृष्टि दोष के उपचार में काम आता है। देखिए जरा दृष्टि दोष के उपचार में कौन सा लेता है? तो जरा दृष्टि दोष में बाईफोकल लेंस का यूज किया जाता है और उसी का हिंदी द्विफोक्सी लेंस भी इसी का हिंदी है। बाईफोकल लेंस का हिंदी क्या होता है? द्विफोक्सी लेंस। दोनों क्वेश्चन आपका सही आंसर दिया बता रहा है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर चला जाएगा, एक से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन है द्रव थर्मामीटर में किस धातु अधातु का प्रयोग होता है? धातु भी पूछ दिया है, अधातु। तो धातु जो होता है पारा होता है और अधातु जो होता है ब्रोमीन होता है, दोनों का प्रयोग होगा। ब्रोमीन, पारा और ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर आपका कहाँ चला जाएगा? डी चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 80 नंबर में। 80 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है निम्न तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो निम्न तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो हो आंसर है आपका, इसमें जो है हीलियम का यूज होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हीलियम। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है उच्च तापमान मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उच्च ताप मापने के लिए जो है नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है? देखिए केल्विन पैमाने पर पूछ दिया जा रहा है कि जल का क्वथनांक, तो जल का क्वथनांक जो होता है 373 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वही हम बात करें फ़ारेनहाइट में जो होता है जल का क्वथनांक 212 होता है ना, 212। और वही सेल्सियस में कहें तो 100 डिग्री सेल्सियस पर है जल उबलना शुरू कर देता है, जिसको क्वथनांक कहा जाता है। तो तीनों बात याद रखना है। अगर पूछे सेल्सियस में कितना, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलता है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो कितना फ़ारेनहाइट में, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में जल उबलता है। और फिर केल्विन में कहे तो 373 डिग्री सेंटीग्रेड पर है जो जल उबलना शुरू कर देता है केल्विन पैमाने पर। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। चलिए 82 के बाद आप चलते हैं 83 नंबर में। 83 नंबर में आपसे पूछा जाए सबसे अधिक गर्म होता है, तो सबसे अधिक गर्म जो होता है सेंटीग्रेड वाला होता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तापमान को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, यानी उत्पन्न नहीं किया जा सकता अर्थात ठंडा भी नहीं होगा, तो उसको कहते हैं -273 डिग्री केल्विन, है ना। इसको जो है आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं ठंडा किसी वस्तु को, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। साथ में ओके कह रहा है, ओके भी सही है क्योंकि ओके को ही कहा जाता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों एक ही बात है, तो ये दोनों भी सही कह रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन 85 नंबर में कह रहा है कितने डिग्री तापमान पर फ़ारेनहाइट और केल्विन का मान बराबर होता है। तो देखिए फ़ारेनहाइट और केल्विन का मान जो बराबर होता है तो -40 डिग्री नहीं मारना है, ये जो होता है 574.25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा इसमें, क्योंकि आप पढ़े हैं C/100, इस फॉर्मूला को यूज करते होंगे। C/100 बराबर F-32/180। इस पर आप कन्वर्ट करेंगे इसको फ़ारेनहाइट केल्विन को, तो आ जाएगा आपका कितना 574.25 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए 85 के बाद 86 नंबर में, चलिए 86 नंबर में आपको कहा जा रहा है कि थर्मामीटर में पारा का उपयोग करते हैं, क्योंकि थर्मामीटर में पारा का उपयोग किस लिए किया जाता है, पारा का आयतन प्रसारण गुणांक अधिक होता है। तो ये भी आपका सही है, आयतन प्रसारण गुणांक अधिक होता है, और पारा जो होता है चमकीला है, ये भी सही है, दोनों आपका सही है। पारा सभी जगह मिलता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, तो ये दोनों आपका ठोस आंसर है, एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी छड़ को पिघला दिया जाए तो उसका प्रसार पहले की तुलना में कितना हो जाएगा, तो पहले की तुलना में जो हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। 3 गुना कैसे हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं किसी छड़ को पिघलाने पर उसका आयतन प्रसारण गुणांक बढ़ जाता है, जिसमें से आपको फॉर्मूला याद होगा कि अल्फ़ा बराबर होता है, अल्फ़ा बराबर गामा/3 होता है, गामा/3। यहाँ पर अल्फ़ा के पास कुछ नहीं तो 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो गामा बराबर आपका निकल के आ जाएगा 3 अल्फ़ा। क्या आ जाएगा, 3 अल्फ़ा। अब अल्फ़ा में जब विस्तार होता है, अल्फ़ा में विस्तार जब होता है तो उसको कहते हैं क्या, रेखीय प्रसार गुणांक। तो इसमें रेखीय प्रसार गुणांक हो जाएगा, तो अल्फ़ा बराबर 3 गामा बराबर 3 अल्फ़ा, तो 3 गुना हो जाएगा। ये कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सटीक आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 88 नंबर में। 88 नंबर में कहा जा रहा है किसी थाली के बीच में बहुत छोटा गोल छिद्र किया गया है। एक थाली है, ये देखिए एक थाली है, इसमें छोटा सा गोल छिद्र कर दिया गया है, इतना बड़ा छेद किया गया है। जब थाली को गर्म कर दिया जाए तो छिद्र का आकार क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, या छिद्र बंद हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग बनाए होंगे, क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका क्वेश्चन आंसर जो है बनाकर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ऐसे हम बताने का प्रयास करते हैं। देखिए जब ही ऐसा क्वेश्चन पूछे तो इसका जो होता है छिद्र बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये थाली है ना, तो थाली को जब गर्म करेंगे छिद्र वाला तो इसका छेद जो होता है बड़ा हो जाएगा। बड़ा इसमें दिया हुआ नहीं है, इसीलिए ऑप्शन आपका क्या चला जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसमें लिख लेंगे आप लोग बढ़ेगा, इसका छेद क्या हो जाएगा, इसमें बढ़ेगा, याद रख लेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 89 नंबर में कह रहा है एक कटोरा पूरा पानी भरा है, कब पानी एक कटोरा से अधिक हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में, है ना। अब इसको आप बना कर रखेंगे। देखिए जब तापमान 4 डिग्री से 5 डिग्री हो जाएगा, 10 डिग्री से 5 डिग्री हो जाएगा, तो ये आपका सही है। 10 डिग्री से 5 डिग्री हो जाएगा तो बढ़ेगा उसका तापमान। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दूसरा ऑप्शन पढ़ रहे हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है जब जो है तापमान 4 डिग्री से 5 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। तब पर भी क्या हो जाएगा, पानी कटोरा से बाहर हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ये दोनों स्थिति में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 को सही है। तो दोनों सही, तो 1 से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा इसमें आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि 0 से 8 डिग्री तक 8 डिग्री तापमान पर जल का घनत्व होगा, कितना होगा। तो जल का घनत्व 0 से कह रहा है 8, है ना, 0 से 8 की ओर जाएंगे तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आप इस ग्राफ को देखेंगे ध्यान से, ये 0 डिग्री है और यहाँ पर हम घनत्व की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपसे घनत्व ही पूछा गया है।
तो घनत्व वाले कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, घनत्व वाला पूछा जा रहा है। तो इसका जो फिगर बनेगा इस टाइप से फिगर बनेगा, इधर बनेगा, ऐसे बनेगा। यहाँ पर जो है आपका 4 डिग्री मान लिया जाए, यहाँ से 5 है, 6 है, डॉट 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 डॉट, यहाँ से 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में जब आएगा यहाँ, तो यहाँ से अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ से बढ़ते जा रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते 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 एक 4 पर गया, इसके देखिए 4 आ गया ना, 4 पर गया। तो इसके बाद 4 से है जो घटना शुरू किया है, क्या किया है, घटना शुरू की, धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो घनत्व जो है 0 से 4 तक जाएगा तो पहले बढ़ेगा, लेकिन फिर 4 के बाद जाएगा तो फिर घटेगा। घनत्व पूछ रहा है तो देखिए कितना कह रहा है, 0 से लेके 8, तो 0 से 8 जाएंगे तो 5, 6, 7, 8 यहाँ आना पड़ेगा। तो यहाँ से पहले बढ़ेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, घटेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 8 से 10 डिग्री के बीच तापमान पर जल का आयतन। देखिए उस समय जो पूछा गया था आपका घनत्व पूछा गया था, इस बार जो आपका पूछा गया है आयतन पूछा गया है। तो आयतन वाला भी फिगर आप लोग देख लेंगे, आयतन में क्या कर रहा है। मान लीजिए 0 डिग्री है, ये आयतन का हम बता रहे हैं आपको, आयतन, इसको देख लेंगे आप लोग। आयतन में देख लिया, आयतन में क्या होता है, आयतन में इसका उल्टा बनता है ग्राफ, इस टाइप से बनता है। यहाँ पर 0 है, यहाँ 4 हो जाएगा, है ना। यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, फिर 5, 6, 7, 8, जितना भी इधर जाए। तो देखिए 0 से लेकर के 4 डिग्री तक पहले जो होता है आयतन घटता है, फिर 4 डिग्री के बाद से क्या होता है, बढ़ता जाता है जितना भी। तो आयतन में ध्यान रखेंगे कि पहले घटेगा फिर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। लेकिन कह रहा है कि 8 से 10 डिग्री के बीच, 8 यहाँ है, 8 यहाँ है, 10 इधर जाएगा, तो सिर्फ क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी चला जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, 3 से 2 डिग्री के बीच तापमान पर जल का घनत्व हो जाएगा। 2 से कह रहा है, 3 से कह रहा है 2 की ओर जाएगा, तो 3 से 2 की ओर आएगा तो इसका क्या हो जाएगा, घटते चला जाएगा, क्योंकि अभी बताए हैं उसका घनत्व वाला देख लीजिएगा फिगर आप। चलिए 92 का आपका सी चला जाएगा। 93 नंबर में देख लीजिए, 93 क्या कह रहा है, यदि जल के तापमान को 3 से 6 डिग्री तक कर दिया जाए तो इसका आयतन क्या हो जाएगा। देखिए 3 से कह रहा है 6, 3 से आयतन पूछ दिया है, तो आयतन में पहले बताए थे कि 0 से 4 तक है जो घटता है और फिर क्या होता है, उसके बाद बढ़ता है। तो यहाँ से पहले घटेगा और फिर क्या करेगा, बढ़ेगा। 3 से 6 पूछ रहा है, चलिए पहले घटेगा और फिर क्या करेगा, बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 94 नंबर में, किसी बर्तन में जल भरा है, जब बर्फ पिघल जाएगा तो आयतन कैसा होगा। आयतन के बारे में पूछ दिया है, तो आयतन इसका बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बी हो जाएगा। किसी बर्तन में जल भरा है, जब बर्फ पिघल जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका आयतन बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 95 नंबर में, किसी बर्तन में पूरा बर्फ भरा गया है, जब बर्फ पिघल जाएगा तो, बर्फ पिघलेगा तो क्या हो जाएगा, पूरा भरा है, तो पानी बर्तन में घट जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पानी बर्तन में घट जाएगा। उस क्वेश्चन को याद करेंगे आप ग्राफ, उससे आपको पता चल जाएगा। चलिए अगला है 96 नंबर में, जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो जल का अधिकतम घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। -4 नहीं होगा ना, तो -40 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। अब मिनिमम अगर पूछे तो मिनिमम भी 4 डिग्री पर ही होता है। जल का आयतन न्यूनतम होता है, अगर न्यूनतम में भी पूछे, अभी बताएं कि न्यूनतम जो होता है वह 4 डिग्री पर होता है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 4 डिग्री पर। आयतन या घनत्व दोनों पूछे तो आपका 4 डिग्री आंसर हो जाएगा, न्यूनतम और अधिकतम। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 98 नंबर में, जब जल का आयतन बढ़ने के बजाय घटने लगता है, जब जल का आयतन बढ़ने के बजाय घटने लगता है तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे असंगत प्रसार गुणांक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर असंगत प्रसार कहा जाता है उसको। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 99 नंबर में है, चेन्नई की तुलना में दिल्ली में अधिक गर्मी पड़ने का कारण क्या है। देखिए एक कारण पड़ने का कारण है कि चेन्नई की तुलना में दिल्ली जो है समुद्र तट से सबसे दूर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सटीक आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है 100 नंबर का, निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होता है। तो आप जानते हैं कि जल का जो है विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। इसी के साथ आपका जो है 100 नंबर का आपका फिजिक्स है जो समाप्त हो गया है, आपका 100 नंबर है। पूछा जाता है, अगर आप ऑप्शनल लिए हैं
बीपीएससी में आपका ऑप्शनल फिजिक्स है तो 3.0 में यहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप कुछ ना कुछ यहाँ से क्वेश्चन लड़ने की संभावना बन जाएगी अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं तो इसी के साथ फिर आप मिलते हैं कल के वाले वीडियो में। कल वाले वीडियो भी हम लाएंगे आपको फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, तो हमारे साथ जुड़े रहेंगे और जुड़ने का प्रयास करेंगे नहीं जुड़े हैं तो, क्योंकि यहाँ पर हम बेहतर कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। चलिए, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं और हमारा वीडियो आपको बेनिफिट लगता है, अच्छा लगता है, तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे, ये आपसे विनती है। तो चलिए अगले बार फिर मिलते हैं वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।